आज हम पढ़ने जा रहे हैं हुक्स लॉ के बारे में। अब देखिए हुक्स लॉ क्या कहता है, उसने क्या कहा, हमें उसकी जरूरत क्यों है, उसे पढ़ना क्यों जरूरी है, उन्होंने क्यों दिया, कैसे दिया, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए हुक्स लॉ ने क्या कहा, हुक्स ने क्या कहा, हुक्स लॉ क्या कहता है कि इट स्टेट दैट अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। उन्होंने क्या कहा कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक मेरा जो स्ट्रेस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। अब स्ट्रेस को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, सिग्मा से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन क्या होता है, अल्फा। एंड स्ट्रेन को कैसे दिखाते हैं हम, एप्सिलॉन से। अगर मुझे ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, मुझे यूज करना पड़ेगा एक कांस्टेंट। ओके, और उस कांस्टेंट का नाम तो आपको पता होगा, उसे ई कहते हैं। ओके, ई। अब ये मतलब क्या होता है, यंग्स मॉडुलस, राइट। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं हम उसे, ई। और ई इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। दैट इज द यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ सिग्मा टू द स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। ओके, ऐसा तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हमारे ग्राफ की तरफ। ये मैंने ऐसा ग्राफ क्यों लिखा, इसके पीछे का रीजन क्या है, ऐसा ही ग्राफ क्यों आता है, अब हम देखें। अब ए वाला फॉर्मूला देखिए, ये वाला फॉर्मूला आप अगर इसे अच्छे से देखोगे तो ये आपको कैसा नजर आता है, ये आपको नजर आता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के जैसा। ओके, अब c यहां पर 0 ले सकता हूं मैं, c कांस्टेंट है, y क्या है, इट इज अ y एक्सिस, m इज अ स्लोप, x इज अ x एक्सिस एंड c क्या है, c इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 1 2 0 कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पर 0 लिया है। तो y इज इक्वल टू क्या आया, y इज इक्वल टू एम एक्स आया। ओके, y इज इक्वल टू एम एक्स। अब देखो इसके साथ रिलेट करो, क्या आएगा, सिग्मा इज इक्वल टू y आएगा, राइट। सिग्मा एंड y, सिग्मा इज इक्वल टू y, फिर m इज इक्वल टू ई आएगा, और x इज इक्वल टू क्या आएगा, उल्टा हो गया था, रुको रुको रुको, एप्सिलॉन इज इक्वल टू x आएगा, और ई इज इक्वल टू क्या आएगा, m, राइट। अब देखो ये किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का। आपने कभी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इक्वेशन किसका है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब स्ट्रेट लाइन कैसे खींची जाती है ग्राफ के ऊपर, ऐसे। अब इसका मतलब क्या है, इस प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक हमारे ग्राफ ऐसा ही क्यों दिखाई देता है, इसके पीछे का रीजन देखते हैं। अब हमने तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देख लिया, अगर ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि वो ओरिजिन ओ से शुरू होता है, जीरो से अपर, जीरो से शुरू होता है, ऐसे चला जाता है। अब यहां पर जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, स्ट्रेट लाइन का बिहेवियर देती है। ओके, अब देखिए अगर मैं इसके साथ रिलेट करूं तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब इसका जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, हमें वही इक्वेशन के अगर इस इक्वेशन का अगर मुझे ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिल रहा है तो इस इक्वेशन का भी ग्राफ मुझे स्ट्रेट लाइन ही मिलना चाहिए, राइट। तो हमने क्या किया, वैसे ही ओरिजिन से शुरू किया, यहां तक आया प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक। ओके, आपको तो पता होगा, आपने एमएस का जो बिहेवियर ऑफ मटेरियल है वहां पर आपने ग्राफ देखा ही होगा, बट हम सिर्फ यहाँ पर हुक्स लॉ समझना चाहते हैं कि उन्होंने क्यों ऐसा कहा, राइट। अब देखिए ये मेरा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, तो वहां तक मेरा जो ये इक्वेशन सिग्मा स्ट्रेस डायरेक्टली स्ट्रेन क्यों है, देखिए अगर मैं कहूं, अब देखिए अगर मैं कहूं कि मेरा एक सेक्शन है और ये दो सेक्शन है, राइट, और एक सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है। अब इसका मैं अगर यहाँ का और यहाँ का इसका एरिया और इसका एरिया कैलकुलेट करूं तो मुझे कैसा कितना मिलेगा, देखिए अगर मैं A1 का एरिया, इसको A1 कहते हैं, ओके A1, ये A2 है, A1 का इस ग्राफ का एरिया, यहां से इसके नीचे का एरिया, और इसके ऊपर ए वाला एरिया जितना आएगा वो कितना होगा, सेम होगा। एरिया का मतलब क्या है कि यहां पर जितना एरिया होगा ना इसके अंदर, उतना ही एरिया यहां पर आएगा। अब एरिया की वैल्यू क्या होती है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल बना
तो ए इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा इंटू एप्सिलॉन। ओके, सिग्मा इंटू एप्सिलॉन। तो ये मतलब ये एरिया की वैल्यू है। ओके, एरिया इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा इंटू एप्सिलॉन। अब देखिए एरिया इक्वल है तो यहाँ की जो एनर्जीज होंगी, एनर्जी को हम कैसे दिखाते हैं, यू से। तो यू इज इक्वल टू U1 इज इक्वल टू U2, मतलब यहाँ की जो एनर्जी है उस बॉडी ने गेन की है जब उस पर लोड लग रहा है। तब इस यहाँ पर जो इतना तक जब स्ट्रेन उस बॉडी के अंदर जब डिफॉर्मेशन हुआ, उस बॉडी के अंदर जब डिफॉर्मेशन हुआ, तब मेरे पास इतनी एनर्जी मैंने उस बॉडी में प्रोड्यूस हुई, इतनी एनर्जी, राइट। एरिया इज इक्वल टू, अब यहां पर भी उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। तो यहाँ की और यहाँ की जो एनर्जीज है वो इक्वल है, इसीलिए हम कहते हैं कि वो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और इसका मतलब भी जानिए कि प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, प्रोपोर्शनलिटी यहाँ वर्ड से हम कहते हैं कि प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन। ओके, और यहाँ का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट आ रहा है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, राइट। यहाँ के जो एरियाज है उसकी वैल्यू सेम है। तो यहाँ की एनर्जी मतलब क्या होता है, यहाँ का आपने थर्मोडायनेमिक्स से ग्राफ पढ़ा होगा, पीडीवी वर्क पढ़ा होगा ना आपने। तो वहां पर हम इस लाइन के नीचे जो एरिया आता है उसी को हम एनर्जी कहते हैं। ओके, अब इनका अगर रेशियो लोगे A1/A2 तो ये रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा, राइट। तो जैसे ही आपने लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्रॉस किया तो एरिया की जो इसका रेशियो जो है वो चेंज होता चला जाएगा। चेंज मतलब कभी A2 ज्यादा हो जाएगा, कभी A1 ज्यादा हो जाएगा, राइट। चेंज होता चला जाएगा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के बाद। अब देखिए किसी बुक में ऐसा कहा है कि जब हम 9th में 10th में पढ़ते थे तब हमें कहीं कहीं पर ऐसी लाइन दिखी हुक्स लॉ के बारे में कि वो कहते थे कि विद इन इलास्टिक लिमिट। ये आपको पता होगा, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। अब महाराष्ट्र स्टेट की जो MSBT जो बुक्स है तो वहां पर उन्होंने लिखा है, हमने देखा उसे पढ़ा है, ओके, 10th में या 9th में। तो वहां पर उन्होंने कहा था कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा, वहां पर भी देखिए ये सच है, कुछ हद तक ये भी सच है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब माइल्ड स्टील में A एंड B, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इलास्टिक लिमिट एक ही जगह पर होता है, मतलब वो बहुत नजदीक होते हैं। तो वहां पर भी हम कह सकते हैं ना कि विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के नीचे, राइट। तो कहीं कहीं बुक में विद इन इलास्टिक लिमिट लिखा है, कहीं कहीं बुक ने अप टू प्रोपोर्शनलिटी साइन। अब कोई मटेरियल कैसा कहता है, कभी ऐसा मटेरियल होता है कि वो इलास्टिक प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के बाद भी स्ट्रेट बिहेवियर देता है कभी कभी मटेरियल। तो वहां पर भी हम क्या कह सकते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि विद इन इलास्टिक लिमिट के बाद तो ग्राफ चेंज होता चला जाएगा, माइलस्टील का आपने देखा होगा। तो यहाँ पर जो दोनों वर्ड्स है, कि दोनों डेफिनेशन है, कौन सी, विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड अप टू इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये दोनों कुछ मटेरियल के लिए सेम होते हैं, सभी मटेरियल के लिए सेम नहीं होता। ओके, ये जान लीजिएगा। माइलस्टील के लिए हो सकता है, ओके, वहां पर होता ही है, क्योंकि जो आपका इलास्टिक पॉइंट है एंड प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट है वो सेम ही होता है, बहुत नजदीक होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं। ओके, अब देखिए कभी कभी आपको ऐसा दिया होगा, कभी कभी ESC में या गेट में आपको दिया जा सकता है कि आपको 1-2 मार्क्स के लिए दिया जा सकता, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक बात बताइए कि हुक्स लॉ गुड्स अप टू, हुक्स लॉ गुड अप टू, उन्होंने सिर्फ लिखा होगा हुक्स लॉ गुड अप टू। तो आपको क्या लिखना है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। आपको क्या लिखना है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। वहां पर आपको फंसाने के लिए 2 चीजों के बारे में बताया होगा। देखिए आपको फंसाते हो, कैसे क्वेश्चन पूछते, देखिए आपको पूछा जाएगा कि हुक्स लॉ होल्ड गुड अप टू, होल्स रह गए इसमें, रिपीट लिखता हूं इसे, रिपीट लिखता हूं। ओके, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखिए क्वेश्चन वो पूछेंगे कि हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू कहां तक। अब आपको यहां पर ऐसे ऐसे दिखाया होगा, ओके। अब ऑप्शन दे रहे हो गेट में, पहला ऑप्शन
ये कह रहे हो कि इलास्टिक लिमिट, पहला तो ये इलास्टिक लिमिट, राइट। दूसरा क्या देंगे वो, दूसरा देंगे कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। फिर तीसरा ऑप्शन आएगा, ये तीसरा ऑप्शन तो बहुत डेंजरस है, तीसरा ऑप्शन आएगा एंडुरेंस लिमिट, एंडुरेंस लिमिट, ये भी बहुत फंसाता है एंडुरेंस लिमिट। चौथा आएगा, चौथा क्या आएगा, यील्ड पॉइंट, ओके, यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट। अब ये चार ऑप्शन जो है वो किसी मटेरियल के लिए सेम भी हो सकता है। देखिए इलास्टिक लिमिट तक हम कह सकते हैं माइल्ड स्टील में इलास्टिक लिमिट तक गुड हो सकता है, होल्स गुड, मतलब स्ट्रेट लाइन का बिहेवियर दे सकता है माइल्ड स्टील में, ओके। अब देखिए लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ये तो है ही, ये तो आंसर ही है इसका, होल्स गुड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये इसका आंसर ही है। अब इंड्योरेंस लिमिट, अब देखिए इंड्योरेंस ये भी बहुत पसंद है, कभी कभी बच्चों को लगता है इंड्योरेंस लिमिट है। अब इंड्योरेंस लिमिट कहाँ आता है, इंड्योरेंस लिमिट आता है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के पहले, यहां पर आ सकता है, इस पॉइंट पे भी प्रोपोर्शनलिटी साइन, प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट के नीचे आता है, यहां पर। आपको कभी कभी ऐसा कंफ्यूज हो सकता है कि इंड्योरेंस लिमिट भी हो सकता है, बट नहीं है, इंड्योरेंस लिमिट नहीं है, वो नीचे आता है यहां पर। फिर यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट तो इलास्टिक लिमिट के बाद चला गया ना। अब यील्ड पॉइंट कभी कभी मटेरियल में नहीं दिखाई देता, कहां पर, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जो नॉन मेटल्स है वहां पर आपको दिखा, नॉन फेरस जो मटेरियल्स है, नॉन मेटल्स नहीं, नॉन फेरस, नॉन फेरस मटेरियल में आपको कभी कभी बिहेवियर ऐसा दिखाई देता है कि आपको वहां यील्ड पॉइंट दिखता ही नहीं है। अब यील्ड पॉइंट कभी कभी, यील्ड पॉइंट, इलास्टिक पॉइंट एंड प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट सेम हो सकते हैं किसी मटेरियल के लिए, राइट। तो ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा हुक्स लॉ कहां तक वैलिड है, ओके। हुक्स लॉ वैलिड अप टू और हुक्स लॉ होल्ड गुड अप टू। आपको सिर्फ अगर मटेरियल का जिक्र किया होगा तो मटेरियल पे डिपेंड होगा कि वो कहां तक होल्ड गुड, मतलब कहां तक वो वैलिड है, ओके। हुक्स लॉ कहां तक वैलिड है वो किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल के बिहेवियर पे, मटेरियल पे खुद। अब यहाँ का जो ऑप्शन है, हम सटीक जो ऑप्शन लिखते हो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ओके। कौन सा है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ही आंसर है इसका। कभी कभी माइल्ड स्टील अगर आपको दिया होगा तो हुक्स लॉ इन फॉर माइल्ड स्टील होल्स गुड अप टू, यहाँ पर दोनों लिखा जा सकता है, दोनों भी, इलास्टिक लिमिट पे आ सकता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पे आ सकता है, ओके। इंड्योरेंस लिमिट नहीं आएगा क्योंकि वो नीचे होता है, और यील्ड पॉइंट तो बाहर ही है, तो हमारा आंसर क्या होगा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये हमारा आंसर है, ओके। तो हमने देख लिया कि हुक्स लॉ क्या है, ये कैसे यूज होता है इसका, ये किस पे डिपेंड करता है, ओके। और इसका ग्राफ, जो ग्राफ है, ग्राफ के बारे में और एरिया के बारे में हमने जान लिया, एनर्जी के बारे में हमने जान लिया, ओके। तो धन्यवाद आप सभी का ये लेक्चर देखने के